आगे बढ़े, आपको बताएं बन्नू के इलाके मुसंगा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने जाँ बहक होने वालों की लाशें तहवील में ले ली। जाँ बहक होने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। बन्नू के इलाके मुजंगा में नामालूम अफराद की फायरिंग, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और फायरिंग से बाप और बेटा समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ये मौक़िफ़ सामने आया है पुलिस की जानिब से, जबकि ये वाक़या पेश आया बन्नू के इलाके मुजंगा में, जहाँ पे नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में बाप और बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बन्नू से आपको खबर से आगाह कर रहे हैं, फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला लकी मरबत के इलाके कट्टा खेल में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी और लाशों को लकी सिटी अस्पताल घरों में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंच गई है। आपको बताएं, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करोल लालिसन की बस्ती बसीरा में घर के अंदर लकड़ी के कमरे में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई है और उसके नतीजे में 3 मासूम बच्चियां झुलस कर जाँ बहक हो गई। मरने वालों में 3 साल अरूज फातिमा, 7 साल जवेरिया बतूल, 1.5 साल दुआ फातिमा शामिल हैं। फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल सौतेला बच्चे के कत्ल की मुलजमा की जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मुलजमा के वकील ने दलाइल दिए कि मुलजमा मुद्दई मुकदमे की दूसरी अहलिया है। मुद्दई के मुताबिक बच्चे को सही सलामत घर छोड़कर गया। स्कूल से वापसी पर देखा कि घर में बच्चे की लाश पड़ी है। मुलजमा ने घरेलू झगड़े पर बच्चे को जहरीली चीज खिलाकर गला दबा दिया। मुलजमा के वकील ने दलाइल दिए, मुलजमा के खिलाफ ना कोई गवाह है ना सबूत। खातून को जेल में भी एक बच्चे की विलादत हुई है। बच्चा पहले भी दमा का मरीज था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि मौत कुदरती नहीं थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, बच्चे को मां ने मारा कैसे पता चलेगा। आधा केस मुद्दई और आधा पुलिस खराब करती है। मुलजिमा के खिलाफ थाना ननकाना साहब में 26 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमा के वकील ने दलाइल दिए कि मुलजिमा मुद्दई मुकदमे की दूसरी अहलिया है। मुद्दई के मुताबिक बच्चे को सही सलामत घर छोड़कर गया। स्कूल से वापसी पर देखा कि घर में बच्चे की लाश पड़ी है। मुलजिमा ने घरेलू झगड़े पर बच्चे को जहरीली चीज खिलाकर गला दबा दिया। मुलजिमा के वकील ने दलाइल दिए, मुलजिमा के खिलाफ ना कोई गवाह है ना सबूत। खातून को जेल में भी एक बच्चे की विलादत हुई है। बच्चा पहले भी दमा का मरीज था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि मौत कुदरती नहीं थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, बच्चे को मां ने मारा कैसे पता चलेगा। आधा केस मुद्दई और आधा पुलिस खराब करती है। मुलजिमा के खिलाफ थाना ननकाना साहब में 26 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने तैफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल के मुकदमे में नामजद अमीर फतह की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अमजद रफीक ने मुल्जिम अमीर फतह को 22 जनवरी तक पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। अमीर फतह ने वकील आबिद साकी की वस्ताद से अबूरी जमानत दायर कर रखी थी। और आपको आम खबर से आगाह करें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि यह इकदाम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और ईरान के साथ गैर कानूनी तिजारत और ताल्लुकात रखने के लिए उठाया गया। ये पाबंदियां ईरान के इक्तिसादी दबाव में इजाफा और अमरीका की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी अहमद बिन लाहज अल फलासी की सरबराही में मुत्तहदा अरब अमारात के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मजीद आसान बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहदा किया जाएगा। इस नए निज़ाम का आगाज इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। पायलट मंसूबे का आगाज कराची से पहले मरहले में किया जाएगा। मोहसिन नकवी के मुताबिक प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। इस निज़ाम के नफाज के बाद मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर ऑफिस आमद। वफ्द में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, मलिक आमिर डोगर शरीक हैं। वफ्द ने अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतल्लिका मतलूबा दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस को फुल फ्रॉम कर दी।
मुल्क मलिक आमिर डोगर का कहना है, हमने सुप्रीम कौमी असम्बली की हिदायत के मुताबिक तमाम तकाजे पूरे करके अपडेटेड लिस्ट स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दी है। असद कैसर कहते हैं, स्पीकर की सवाबदीद है, वो जब चाहे अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर की तैनाती के मुतालिक तमाम तकाजे पूरे किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में आमद हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दौरान जो स्पीकर के सामने जो है अपोजिशन लीडर का नाम भी सामने रखा। अपोजिशन लीडर महमूद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बैरिस्टर साहब, कब तक पुरुमीद है कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रर हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाअल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि शायद पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसकी वजह से जो है वो कोई अपोजिशन लीडर कोई और भी हो सकते हैं। नहीं, देखो एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे, है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक के, और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं है जो उस चीज को सेकंड करे या दोबारा कोई करे। दैट्स इट, ओवर। तो आप समझते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। इस हवाले से मजीद जानेंगे जायदा राव से। जी जायदा राव, बताइएगा, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुर का मामला तय पा गया? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर के मामले में दीगर अहम पार्लिमानी अमूर पर बड़ी मुशावरत हो रही है। स्पीकर चैम्बर में जो है स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास अपोजिशन रहनुमाओं को स्पीकर चैम्बर बुलाने का कहा था, और आमिर डोगर साहब को कहा था कि आज आप अपने साथ असद कैसर, बैरिस्टर गोहर को भी साथ लाइएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जगह डिप्टी स्पीकर जो है सदारत करे इजलास की। स्पीकर सादिक साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर की तैनाती पर प्रोसीजर बता रहे हैं, और उसके बाद ये बताया जाएगा कि आपके दस्तखत आया ये ठीक है नहीं, फिर एक एक मेंबर को बुलाकर जो दस्तखत चेक करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि हमारी तरफ से एक ही नामजदगी, अब तक कोई नामजदगी इसके बाद नहीं की और ना ही करेंगे। अगर स्पीकर कौमी असम्बली चाहें तो आज नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारी तमाम कागजी कार्रवाई पूरी है, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक साहब का कहना है कि हमें जो है अभी तमाम जो है साइन चेक करने हैं कि आया ये सबके असली हैं या जाली हैं। उनको एक एक मेंबर को बुलाया जाएगा, उसके बाद ही प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि रवां हफ्ते जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब जो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया जायदा राव। से मजीद जानेंगे जायदा राव से। जी जायदा राव, बताइएगा, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुर का मामला तय पा गया? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर के मामले में दीगर अहम पार्लिमानी अमूर पर बड़ी मुशावरत हो रही है। स्पीकर चैम्बर में जो है स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास अपोजिशन रहनुमाओं को स्पीकर चैम्बर बुलाने का कहा था, और आमिर डोगर साहब को कहा था कि आज आप अपने साथ असद कैसर, बैरिस्टर गोहर को भी साथ लाइएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जगह डिप्टी स्पीकर जो है सदारत करे इजलास की। स्पीकर सादिक साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर की तैनाती पर प्रोसीजर बता रहे हैं, और उसके बाद ये बताया जाएगा कि आपके दस्तखत आया ये ठीक है नहीं, फिर एक एक मेंबर को बुलाकर जो दस्तखत चेक करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि हमारी तरफ से एक ही नामजदगी, अब तक कोई नामजदगी इसके बाद नहीं की और ना ही करेंगे। अगर स्पीकर कौमी असम्बली चाहें तो आज नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारी तमाम कागजी कार्रवाई पूरी है, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक साहब का कहना है कि हमें जो है अभी तमाम जो है साइन चेक करने हैं कि आया ये सबके असली हैं या जाली हैं। उनको एक एक मेंबर को बुलाया जाएगा, उसके बाद ही प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि रवां हफ्ते जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब जो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया जायदा राव। सुहेल आफरीदी का रियासत से सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगना मुज़क्का खेज है। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस समेत लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमी इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में जितने भी हमले हुए उसमें अफगान शहरी मुलव्विस रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबने मिलकर काम करना है। अमन होगा तो सूबे में तरक्की होगी। IDPs के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आज दुनिया अफवाज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। वफाक ने हमें 2 साल से कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। वफाक ने जो फंड्स दिए हैं वो कहां खर्च हुए? सुहेल आफरीदी इसका जवाब दें। सिंध हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। सुहेल आफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मामलात हैं, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हैं, चाहे वो सियासी हैं, कि जहाँ पे डिस्क्रेशन दी गई बेतहाशा वहाँ पे ख़राबी ज़रूर हुई। तो आइन क्या कर सकता है कि हम सारे मिल बैठ के ये एक इमरानी मुआहदा करें और फिर उसे ट्रांसलेट कर दें, जैसे नफीसा शाह साहिबा ने कहा है कि इसको 140 से को थोड़ा एक्सपेंड भी करें, उसको रीवर्ड कर लें और एक स्केजुअल जो है वो आइन में डाल दिया जाए, और उस स्केजुअल में ये तय कर दिया जाए
کہ مقامی حکومتوں کی شکل یہ ہوگی، اختیارات 140 میں جو دیے گئے ہیں وہی ٹرانسلیٹ ہوں گے، اور ان کے الیکشن کا طریقہ وہی ہے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا ہے، یعنی کہ ان کی میعاد مقرر ہے، سینٹ کی میعاد مقرر ہے، اور شاید اسی وجہ سے بائی اینڈ لارج ہم وہ ٹائم لائنز جو ہیں ان کو مانتے ہیں، کیونکہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا سسٹم آٹو پہ لگ جاتا ہے کہ میعاد پوری ہوگی، کیئر ٹیکرز آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ کیا کرنا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، اگلی حکومت آنے تک انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر 120 دن میں، 180 دن میں، 90 دن میں، 60 دن میں جو میعاد آپ طے کریں اس میں انتخابات ہو جائیں اور پرامن انتقال اقتدار ہوتا جائے۔ سروس ڈلیوری تو ایسے ہوگی، کیونکہ ہم نے تو کسی ملک میں سفر کرتے ہوئے گھومتے ہوئے یہ نہیں سنا کہ لنڈن کا ڈپٹی کمشنر کون ہے، لنڈن کا ایم پی کون ہے۔ یہی سنتے ہیں کہ جی یہ لنڈن کا میئر ہے، یہ نیو یارک کا میئر ہے، یہ اوسلو کا میئر ہے، یہ استنبول کا میئر ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ یہ یہاں پہ یہ چیف آف پولیس کون ہے، چیف آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کون ہے، لیجسلیشن والی ٹیم، لیجسلیٹرز والی ٹیم کون سی ہے، اس لیے کہ نظام ہے ہی یہ۔ اور اسی کو میرے خیال میں اگر ہم نے اس پہ ٹھہرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ بنیاد تک جائیں، گلی محلے تک جائیں، اور جو آپ کے اصل سرچشمہ ہیں آپ لوگوں کی طاقت کا، پاکستان کے عوام، ان تک سیاست کے ثمرات اور فوائد پہنچے، تو اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں اور کھلے دل سے کریں، رویے تبدیل کر کے امینڈمنٹس کیجئے گا۔ ورنہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو مرضی لکھ لیں آئین میں، اگر ہمارے رویے نہیں بدلنے، سوچ تبدیل نہیں ہونی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم طریقے تو پھر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور ڈھونڈتے آئے ہیں، اسی میں ہم نے 80 سال 77 سال گزارے ہیں۔ بیٹھیے، یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے ملک احمد خان صاحب، آپ بڑا پروگریسولی چیزوں کو چلاتے ہیں، یہ چراغ ذرا زیادہ جلائیں اور کوشش کریں کہ اس میں ایک قومی جرگہ بٹھائیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں بھی سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جب 27ویں ترمیم کے لیے ڈرافٹ جہاں پہ جس حد تک اتفاق رائے ہوا تو مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ اب آپ یہ جا کے اعلان کریں گے، کابینہ کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیبنٹ ڈیسیژن تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ یہ جو مسودہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، بائی اینڈ لارج اس پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے، تو جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں بشمول اپوزیشن کے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس میں نیچرلی کبھی بھی کوئی تجویز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی، اس میں گنجائش ہوتی ہے بہتری کی، اس کو کانٹ چھانٹ آپ اگر کئی دفعہ ہم آسمان مانگ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے نیچے نیچے گزارا ہو جائے، کئی دفعہ ہم نے تھوڑا مانگا ہوتا ہے زیادہ مل جاتا ہے، تو یہ باتیں تو خیر اس کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ہیں، لیکن اصولی فیصلہ یہ ہو جانا چاہیے کہ مقامی حکومتیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہیں جو 18ویں ترمیم سے پہلے یا بعد میں وفاق اور صوبوں کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہو، تو وہ اختیارات کی منتقلی جو ہے وہ بلدیاتی اداروں تک بھی لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کے ثمرات، اس کے فوائد نہیں ملیں گے۔ اسلام آباد میں، کراچی، لاہور میں بیٹھ کے آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ لیا میں بیٹھ کے، پتوکی میں بیٹھ کے، موروں میں بیٹھ کے، کوہاٹ میں بیٹھ کے، خوزدار میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو بڑے کھلے ذہن اور بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ اور پھر اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک پائیدار، جاری رہنے والا، کانٹینیوٹی والا، با اختیار بلدیاتی نظام چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی اور پاکستان کے عوام کی بھلائی ہے۔ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں مقامی حکومت